महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए। कुछ नगर परिषदों के चुनाव पर चुनाव आयोग ने स्थगन दिया हुआ है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर बड़े पैमाने पर कल जो मतदान हुआ उसमें सभी नगर परिषदों के चुनाव शांतिपूर्वक, छोटी मोटी कुछ घटनाएं घटी होंगी उनको छोड़ दिया जाए तो पूरे हो गए। महायुति के तीनों पार्टियों के नेताओं ने चुनाव से पहले यह तय किया था कि तीनों पार्टियां अलग अलग स्वतंत्र रूप से इस चुनाव में उतरेंगी, क्योंकि यह चुनाव जो होता है स्थानीय निकायों के चुनाव में कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि चुनाव में हिस्सा लें, चुनाव लड़ें, वो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाएं। और इस नाते तीनों पार्टियों के नेताओं ने एक साथ बैठकर यह फैसला किया था कि हम सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरते हैं, नेता भाषण देने के लिए निकलते हैं, तो निश्चित तौर पर जोरदार भाषणबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इसके पीछे किसी मित्र पक्ष को आहत करने का उद्देश्य हो, ऐसा नहीं होता। मूल उद्देश्य होता है अपने उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना, अपने उम्मीदवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करना। इसी दृष्टिकोण से हम लोग चुनाव प्रचार करते हैं और प्रचार के दरमियान कई बातें ऐसी निकल के आ जाती हैं जो सामने वाले पार्टी या दूसरे पक्ष के नेताओं या कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरता है। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच करके हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करने का कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब चुनाव प्रचार हो गए, मतदान हो गए, तो प्रचार के दरमियान जो सारी बातें हो वो बातें वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, वो आगे नहीं आती। तो हमारे लिए चुनाव प्रचार में जो भी बातें थी वो चुनाव प्रचार खत्म होते ही खत्म हो चुकी हैं, ऐसी हम घोषणा करते हैं, ऐसा हम निवेदन करते हैं। लेकिन साथ साथ एक बात याद दिलाना चाहते हैं और जोर से बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, खासकर अपने मित्र पक्ष को, कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने के लिए नहीं है, सत्ता के लिए नहीं है। यह वैचारिक गठबंधन है और यह गठबंधन आज से नहीं, शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने से चल रहा है। जब अटल जी और आडवाणी जी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे, तो अटल जी आडवाणी जी के साथ हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व को मजबूती देने के लिए इस प्रकार का एक गठबंधन किया था। शिवसेना प्रमुख स्वयं एक बहुत ही कड़े कठोर हिंदुत्ववादी नेता थे, वे एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और वही शिवसेना आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत ही कठोर हिंदुत्ववादी नेता हैं, सच्चे हिंदुत्ववादी नेता हैं, बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी नेता हैं। उनके हिंदुत्व को, उनके हिंदुत्व पर आधारित पूरे देश में सरकार चल रही है। और उस हिंदुत्व को अगर कोई खुलकर पूरा समर्थन देता है या एक सहारा देता है, एक ताकत बनता है, तो वो शिवसेना का हिंदुत्व महाराष्ट्र में है बाला साहब जी के ज़माने से। आज बाला साहब जी की जो हिंदुत्व की परंपरा है, उस लिगेसी को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है महाराष्ट्र में, तो हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी बढ़ा रहे हैं। शिवसेना प्रमुख के विचारों को ताकत देने के लिए बहुत आवश्यक है कि शिवसेना मजबूती से महाराष्ट्र में खड़ी रहे। और शिवसेना मजबूती से खड़ी रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एकनाथ शिंदे जी की ताकत उतनी ही बनी रहे। शिवसेना को कमज़ोर करना या शिंदे साहब को कमज़ोर करना मतलब हिंदुत्व को कमज़ोर करना होगा। शिवसेना को कमज़ोर करना या शिंदे साहब को कमज़ोर करना मतलब बाला साहब जी की जो हिंदुत्व की परंपरा है, उस परंपरा को कमज़ोर करना होगा। और उस परंपरा को कमज़ोर अगर हम करेंगे तो उबाठा वाले और कांग्रेस वाले, उनको ताकत मिलेगी। क्या हमारा मित्र पक्ष चाहता है
कि 2022 से पहले जो उबाठा का राज था, जिसमें हिंदू समाज असुरक्षित था, जब उस राज में हमारे साधु महात्माओं की मॉब लिंचिंग होती थी, जिसकी वजह से हमारे मित्र पक्ष और हम सब बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, और हम लोग बहुत इसको लेकर आंदोलित भी होते थे। क्या हमारे मित्र पक्ष के लोग भूल गए कि इस मुंबई शहर में बड़े उद्योगपतियों के घर के सामने जिलेटिन की छड़ें फेंक कर चले जाते थे, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, हिंदुत्व खतरे में था। ऐसे हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि शिवसेना मजबूती से महाराष्ट्र में खड़ी रहे। ऐसे हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि एकनाथ शिंदे जी पूरी ताकत और मजबूती के साथ महाराष्ट्र में खड़ी रहे। इसलिए छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, छोटे मोटे जो मुद्दे हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए, और एक बड़ा उद्देश्य जो है, बड़ा पिक्चर है, वो हिंदुत्व का पिक्चर है, हिंदुत्व का उद्देश्य है। उसके दृष्टिकोण से उसकी रक्षा के लिए, उसके साथ चलने के लिए बहुत आवश्यक है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की ताकत कम करने के बजाय एक दूसरे की मजबूती, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए साथ साथ काम करें, ताकि पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व का परचम लहराए। यह मेरी सभी से गुजारिश है कि जो नगर परिषद चुनाव में जो हुए वो वहीं अब संपन्न हो चुके हैं। आने वाले दिनों में पहले की तरह शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महायुति अभेद्य तरीके से, बहुत इंटैक्ट तरीके से काम करती रहे, और सरकार पूर्ववत महाराष्ट्र के एक एक जन के विकास और कल्याण के लिए, पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करती रहे। तो हमारी तरफ से युति में जो कुछ भी एक छींटाकसी हुई, जो आरोप प्रत्यारोप हो, वो वहीं ख़त्म हो गए हैं। आने वाले दिनों में इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर हम और बेहतर ढंग से काम करें। दूसरा विषय, संजय राउत बीमार थे, उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, और ऐसे में जब वो बीमार थे तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति थी। हमने भी उन्हें शुभेच्छा दी थी, हमारी पार्टी ने भी शुभेच्छा दी थी, और हम सब चाहते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन बीमारी से उठते ही जिस तरीके से उन्होंने झूठ का प्रचार शुरू किया है, उसने सभी को बहुत ही तकलीफ दी है। वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि शिवसेना के विधायक कूटने वाले हैं, ये सब कुछ नहीं, कपोल कल्पित मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी बातें संजय राउत जी न करें। वो अपनी बीमारी का ख्याल रखें, उनके शरीर के अंदर जिस अंग में भी जो भी कष्ट हुआ है उसका ख्याल रखें, उसको संभालें। शिवसेना को हम संभाल लेंगे। हाँ, जहाँ तक हमारे विधायकों की, आमदारों की बात है, तो जब एकीकृत शिवसेना थी और आप बहुत बड़े नेता बनते हैं, आपके हाथ के नीचे से आपके विधायक चले गए, आपको पता ही नहीं चला। जब आपको आपके अपनी पार्टी के विधायक छोड़ के चले गए और आपको पता नहीं चला, तो अब दूसरी पार्टी के विधायक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी चिंता मत करिए, इसकी जानकारी आपके पास कुछ नहीं है। तो हमेशा वर्षों से लगातार दिन रात जिस प्रकार से झूठ का प्रचार करते रहते हैं संजय राउत, उनसे मेरा निवेदन है कि झूठ बोलना बंद करिए। एक जो सत्य पर आधारित जानकारी है, निश्चित तौर पर वो लोगों के साथ शेयर करिए। झूठ बोलेंगे आपके शरीर को और भी तकलीफ होगी, आप खुद बहुत तकलीफ में हैं, जितना जल्दी हो उस तकलीफ से बाहर निकले। सर, पृथ्वीराज चौहान, एक अमेरिका के जांच का एक मामला चल रहा है, जिसमें एक बड़े निवेशक के बिजनेस के बारे में है कि कई भारतीयों ने भी निवेश किया है। अगर वो फाइल जब खुलेगी तो भारत में उथल पुथल होगा, और अगले 10 दिनों में मराठी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने। पृथ्वीराज चौहान जी एक गंभीर और बहुत ही अर्थवान किस्म के नेता माने जाते हैं। कम से कम उस संजय राउत की तरह अफवाहें न उड़ाएं। जो कहना है तथ्यों के साथ कहें। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस निवेश कंपनी के बारे में, जिस एजेंसी के बारे में वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में नाम बताएं, और इस तरह से हवा में तीर चलाना बंद करें। डॉलर का भाव 90 रुपए के पार हो गया है, अभी पहली बार 90 रुपए के पार हुआ है। देखिए, ये जो रुपए का अवमूल्यन होता है, उसको लेकर के जो अर्थशास्त्रियों में 2 स्कूल चलते हैं। एक अर्थशास्त्रियों का, जो इकोनॉमिस्टों का स्कूल है, वो ये कहता है कि आप अपने करेंसी को कंट्रोल किए रहिए, उसको डिवैल्यू मत होने दीजिए, ये आपके इकोनॉमी के हक में। दूसरे इकोनॉमिस्ट, जो दूसरा स्कूल ऑफ इकोनॉमी है, वो कहता है कि आपके करेंसी के डिवैल्यूएशन होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसका सीधे इम्पैक्ट आपके इकोनॉमी पे नहीं पड़ता है। इसलिए डिवॉल्यूशन होता है तो होने दीजिए। दुनिया के कई देशों में कई करेंसी ऐसे हैं, उनके कई देशों की करेंसी ऐसी है जो बड़े पैमाने पर डिवॉल्यूशन होती रहती है, फिर भी उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत रहती है। और दुनिया के कई देशों में जो करेंसी वो कंट्रोल करते हैं, उसका डिवॉल्यूशन नहीं होने देते, तो भी उनकी इकोनॉमी खराब स्थिति में रहती है। इसलिए बार बार जो बोला जाता है कि रुपये का भाव डॉलर के मुकाबले नीचे चला गया, मतलब देश तबाह हो गया, देश खड्डे में गिर गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। हो सकता है जो दूसरा थॉट है इकोनॉमिक्स का, उस थॉट के हिसाब से सरकार काम कर रही हो। सरकार में बैठे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े बड़े जानकार हैं, अगर वो डिवोल्यूशन होने दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन करके चल रहे हैं। इसलिए इन विषयों के ऊपर बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर रागिनी नायक हैं, उन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री का एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री चाय के कप और चाय की केतली लेके चल रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पिछले 11-12 वर्षों से लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाते आ रही है और मजाक उड़ाते उड़ाते आज कांग्रेस पार्टी खुद एक मजाक बन गई। तो मैं कांग्रेस वालों से यही निवेदन करूंगा, कृपया करके अपनी रणनीति बदलिए, अपनी सोच बदलिए और बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ा करके आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार आपको नुकसान हो रहा है। कल आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सर्कस चला रहा है, सर्कस की तरह हो गया है। ये भी कहा कि जो डबल नाम है, दोबार नाम है, उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं के नाम डाले गए हैं और ये जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है सरकार के साथ, सरकार कर रही है और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के नाम निकाले जाएंगे बाद में। इस तरह से इसमें दो पहलू हैं इसके। पहली बात तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से नगर परिषद चुनावों में आनन फानन में कुछ नगर परिषदों के चुनाव स्थगित कर दिए, फिर कल घोषणा की कि जो मतदान के बाद जो मतगणना होगी वो सीधे 21 तारीख को होगी, ये सब बहुत अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा चुनाव आयोग पूरे चुनाव प्रक्रिया को बहुत गलत तरीके से हैंडल कर रही है, क्योंकि जब एक चुनाव होता है तो उसमें बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता लगते हैं, बड़े पैमाने पर पार्टी की पूरी यंत्रणा लगती है और अचानक मतदान के 2 दिन पहले आप किसी चुनाव को स्थगित कर देते हैं। उससे कार्यकर्ताओं पर और पूरे राजनीतिक प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। तो चुनाव आयोग को इस प्रकार से एक असावधान तरीके से और आनन फानन में निर्णय लेने से बाज आना चाहिए। हम भी ऐसी अपेक्षा करते हैं। रह गई बात मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ियां हैं, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न है और उन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए पूरे देश में SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है। मैंने बहुत पहले डिमांड की थी कि महाराष्ट्र में भी SIR की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मतदाता सूचियों में अगर किसी मतदाता का नाम एक बार से ज़्यादा है तो उसको डिलीट करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर जो अवैध नागरिक हैं हमारे महाराष्ट्र में, अगर वो मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं तो उनके नाम डिलीट करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता ही नहीं फिर भी उसका नाम अगर मतदाता सूची में है तो ऐसे लोगों के भी नाम निकाले जाने चाहिए। लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है और कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। इस तरह के आरोप लगाने से विपक्ष को बाज आना चाहिए। सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक्वा लेवल जो है पोल्यूशन मुंबई में बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार और BMC कुछ कदम नहीं उठा रही है और इसी तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान का प्रश्न नहीं है, सिर्फ मुंबई का प्रश्न नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रश्न है और किसी एक सरकार की वजह से 1 दिन में, 2 दिन में, साल भर में, 2 साल में प्रदूषण बढ़ा है या पर्यावरण को नुकसान हुआ है, ये सब कहना बड़ा बचकानी बातें होंगी। हाँ, हमारे देश में प्रदूषण, बल्कि पूरी दुनिया में प्रदूषण एक बड़ा विषय है, बड़ी चुनौती है। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के भी हमारी चिंता है।
लेकिन बीएमसी ने प्रदूषण बढ़ा दिया या बीएमसी प्रदूषण नहीं रोक रही है, इस तरह की बातें एक बड़ा एक राजनीति से प्रेरित बातें होती हैं। पूरे मुंबई के लोगों की चिंता है कि हमारी हवाएं साफ़ सुथरी हों, ताकि जो पूरा जनरेशन है वो जब सांस ले तो सांस के नाम पे उसको ऑक्सीजन मिले, न कि जहर। लेकिन ये जहर फैलाने वाले बीएमसी हैं या फिर जहर को बीएमसी रोक नहीं पा रही है। इस प्रकार के जो बयान हैं सिर्फ राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं। अरविंद सावंत का बयान आया कि कौरवों का राज चल रहा है और ये जो सरकार है महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की अलायंस, ये आज नहीं तो कल ये सरकार गिरेगी। इस तरह से अरविंद सावंत ने दिल्ली में बयान। कोई भी सरकार आज नहीं तो कल गिरी जाती है लेकिन हर सरकार के पास उसका एक मैंडेट होता है और जब तक मैंडेट होता है तब तक कोई सरकार नहीं गिरती। ये महायुति की सरकार के पास महाराष्ट्र की जनता ने एक ज़बरदस्त जनादेश दिया हुआ है और उस जनादेश के आधार पर तीनों पार्टियां मिलकर एक सरकार चला रही हैं और बहुत ही कामयाबी से सरकार चला रही हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल गिर जाएगी, इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, यह कौरवों का राज नहीं है। कौरवों का राज तब था जब साधुओं की हत्या होती थी, जब साधुओं की मॉब लिंचिंग होती थी। तो जब उबाठा वाले लोग कांग्रेस वालों से हाथ मिला करके हिंदुओं पर हमले करा रहे थे और हिंदू साधु महात्माओं की जान ले रहे थे, वह कौरवों का राज था। आज पांडवों का राज। बोलिए। महाराष्ट्र में विंटर सेशन शुरू होने वाला है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इस 10 दिन या जो भी विंटर सेशन चलेगा इसमें 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 40 लाख रुपए सिर्फ नेताओं के और उनके पीए के नाश्ते चाय पानी पर खर्च होंगे। 3.5 करोड़ रुपए गाड़ियों पर खर्च होंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई कॉन्ट्रैक्टर शिकायत कर रहे हैं कि उनके पैसे ड्यू हैं, कई किसानों को अभी तक समय पर मुआवजा नहीं मिला। दूसरी तरफ इस प्रकार से 90 करोड़ रुपए बस एक सेशन के 7-8 दिन होती है, उसमें भी ईवी पॉलिसी होने के बावजूद 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी पर खर्च, कितना उचित है? जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ था तब विदर्भ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया गया था और तभी यह फैसला हुआ था कि महाराष्ट्र का साल में एक बार विधानसभा का अधिवेशन नागपुर में होगा। तो नागपुर में एक विशेष अधिवेशन हर साल दिसंबर के महीने में, जिसको विंटर सेशन कहते हैं, वो होता है। और जब पूरी सरकार मुंबई से उठ करके नागपुर जाएगी, रहेगी और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के सवालों के ऊपर चर्चा करेगी वहाँ के विधानसभा में, और वहाँ पर सारे विधायक जाएंगे, सभी पार्टियों के विधायक जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो मुंबई में विधानसभा सत्र के दरमियान खर्च होता है उससे निश्चित तौर पर कुछ ज़्यादा खर्च होगा। तो बस इतनी सी बात है। हाँ, आंकड़ों की जुगलबंदी में पड़ेंगे तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि आपके लिए एक दिन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सर, गोरेगांव में इस प्रकार से एक कॉलेज में वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि बुर्का पहन के अंदर पढ़ाई न करें और बुर्का निकाल के बाहर। कॉलेज कैंपस में बुर्का पहन के आ सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में जब पढ़ने आए तो बुर्का अलाउ नहीं है। उसके अगेंस्ट सब एमआई बुर्का मुस्लिम समाज की महिलाओं का एक धार्मिक पोशाक है और हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ाई हो रही हो तो हर स्कूल कॉलेज का एक अपना नियम कानून होता है या उनका एक ड्रेस कोड भी हो सकता है। और ऐसे में अपने धर्म और मजहब की बातों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बीच में लेके आना मुझे लगता है आपत्तिजनक है। तो अगर गोरेगांव के कॉलेज ने इतनी छूट दी है कि आप कॉलेज में बुर्का पहन के आ सकते हैं तो बेशक ये बहुत अच्छी छूट है। लेकिन उसके बाद क्लासरूम में जाकर जब पढ़ाई हो रही है तो तमाम बच्चों की तरह जिस तरह से बाकी सभी लोग अपने पहनावे में हैं, बिल्कुल उसी पहनावे में भी हमारी मुस्लिम बच्चियों को भी बैठ करके पढ़ाई की जो ज़रूरत है वो पूरी करनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, न कि मजहबी एक आग्रह ले करके अपने आप को कहीं पर कुंद कर देना चाहिए। सर, ये जो संचार साथी है उसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है, और प्राइवेसी को लेके किस हमारे देश में कुछ लिबरल टाइप के लोग हैं जो बात बात पे प्राइवेसी का मुद्दा लेके आते हैं। ये जो संचार साथी है इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उस साइबर क्राइम से आपको रोका जा सके, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध जो है
वो साइबर अपराध है। ऐसे में किसी को लगता है कि संचार साथी ऐप अगर किसी ने डाउनलोड कर लिया तो पूरा वो सरकार के सर्वेलेंस में आ जाएगा और सरकार या टेलीकॉम कंपनियां वो कौन क्या कर रहा है सब उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बगैर उस ऐप के भी आज जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उस मोबाइल के माध्यम से टेलीकॉम कंपनी को सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपका मोबाइल बंद होता है तो भी सुनने वाला सुन सकता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं बंद कमरे में। तो सर्वेलेंस अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया जब जैसे ही आपने हाथ में ये जीएसएम का मोबाइल ले लिया। जीएसएम के मोबाइल की वजह से आपके जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं रह गया है, कोई भी प्राइवेसी नहीं रह गई है। लेकिन चूंकि ये सरकार एक नया ऐप लेके आई है जो कि कंपलसरी नहीं है, कोई चाहे तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, कोई चाहे तो नहीं भी कर सकता है। किसी को लगता है कि साइबर क्राइम का वो शिकार हो सकता है तो वो इस ऐप को डाउनलोड करे। किसी को लगता है कि मैं शिकार हो जाऊंगा लेकिन फिर भी ये ऐप नहीं रखूंगा, तो मत रखिए। फिर भी जिस तरीके से इस ऐप के खिलाफ कल से एक नैरेटिव तैयार की जा रही है, ये एक बेवकूफ़ी भरा एक नैरेटिव है, बाकी और कुछ नहीं।